ऑलराइट, आज हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे राउटिंग होती क्या है और उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या है। उसके बाद फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिंक स्टेट राउटिंग क्या होती है और उसमें हम डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ेंगे। और फाइनली हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग डिस्कस करेंगे और उसमें जो एग्जांपल है वो बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम का है। और एक्चुअली ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है रियल वर्ल्ड में, वो हमने अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करना है। तो पहली चीज तो ये है कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उसका गोल होता है कि एक गुड पाथ डिटरमिन करना है फ्रॉम द सेंडर या सोर्स टू द डेस्टिनेशन या रिसीविंग होस्ट। ठीक है, और इस पाथ पे बेसिकली डिफरेंट राउटर्स होते हैं और उन राउटर्स के थ्रू जो है आपने डेस्टिनेशन तक अपनी ट्रैफिक को ट्रांसमिट करना है। तो पाथ होता क्या है? पाथ बेसिकली सीक्वेंस ऑफ राउटर्स है जिनके थ्रू पैकेट ट्रेवल करेंगे। और इस पाथ में जो इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो पैकेट की सोर्स होती है या सेंडर होता है, और जो फाइनल पॉइंट होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है, वो डेस्टिनेशन होस्ट होता है जिसके लिए वो ट्रैफिक जो है वो डेस्टिनेट थी। दूसरा पॉइंट आता है कि गुड पाथ से आपका क्या मतलब है। अब बाय द वे गुड भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं, लीस्ट कॉस्ट भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। तो बेसिकली इसका मतलब वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस बेसिस पे राउटिंग करना चाह रहे हैं। यानी एक गुड कॉस्ट हो सकती है कि आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन जो पाथ बन रहा है वो शॉर्टेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हॉप्स, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो टोटल नंबर ऑफ राउटर्स हैं वो आपको मिनिमाइज करना है। फिर आपकी गुड कॉस्ट हो सकती है, गुड पाथ हो सकता है जो कि लीस्ट कंजेस्टेड है, यानी ऐसा पाथ जिस पर लिंक्स के ऊपर कंजेशन जो है वो मिनिमाइज है। फिर लीस्ट प्राइस्ड हो सकता है, यानी इट इज पॉसिबल कि आपके कोई पाथ हो वो किसी ऐसी आईएसपी के थ्रू जा रहे हैं जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा देना होता है, और कोई और पाथ है जो किसी ऐसी आईएसपी के थ्रू जा रहा है जो कि आपसे बहुत कम पैसे या बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेती। तो इन दैट केस आपकी प्रेफरेंस हो सकती है कि जिस पे सबसे कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं आप उस पाथ को इस्तेमाल करेंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन राउटिंग के लिए। और लास्टली आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी भी आ जाती है, यानी इट इज़ पॉसिबल कि गवर्नमेंट ने कोई रूल इस्टेब्लिश किया हो कि इस मुल्क के थ्रू, फॉर एग्जांपल कंट्री XYZ है, उसके थ्रू आपको इजाज़त नहीं है अपनी ट्रैफिक राउट करने की। तो इन दैट केस अगर कोई और पाथ है जो किसी और कंट्री के थ्रू पास करता है, चाहे उस पर कंजेशन ज़्यादा हो, चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा हो, या चाहे उस पर नंबर ऑफ हॉप्स जो हैं वो ज़्यादा हो, आप फिर भी उसे प्रेफर करेंगे, उसे गुड पाथ समझेंगे, लीस्ट कॉस्ट समझेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको उस पाथ को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है और दूसरे पाथ को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कुछ डेफिनेशन है गुड कॉस्ट की। एक और जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है ऑटोनोमस सिस्टम का। ऑटोनोमस सिस्टम या इसके लिए कॉल लफ्ज होता है राउटिंग डोमेन का। तो ऑटोनोमस सिस्टम का क्या मतलब होता है कि बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क जो कि किसी सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी के अंडर लाई करता है। फॉर एग्जांपल PTCL है, ISP है, उसका जो पूरा नेटवर्क है, ठीक है, वो उसका एक ऑटोनोमस सिस्टम है। और उस सिस्टम में क्या राउटिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है वो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी है या कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल PTCL का एग्जांपल दिया है, तो वो डिसाइड करेंगे कि अपने नेटवर्क के अंदर मैंने क्या राउटिंग पॉलिसी इस्तेमाल करनी है। या फॉर एग्जांपल वो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैंने किसी और ISP के थ्रू पैकेट फॉरवर्ड करना है तो जो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है उनमें से कौन सी ISP को मैं इस्तेमाल करूंगा फॉर फर्दर फॉरवर्डिंग द पैकेट। तो ये जितने भी रूल्स होते हैं, जो राउटिंग पॉलिसी होती है या कोई गोल होते हैं जो अचीव करने होते हैं, तो एक ऑटोनोमस सिस्टम अपना डिसाइड करती है कि मैंने क्या करना है। कोई और ऑटोनोमस सिस्टम होगा तो उस पर किसी और का कंट्रोल नहीं होगा, वो फिर खुद जो उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी है वो डिसाइड करेगी कि मैंने बेसिकली क्या राउटिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो जब आप राउटिंग की बात करते हैं ऑटोनोमस सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट में, तो इन दैट केस राउटिंग इंट्रा एएस हो सकती है या इंटर एएस हो सकती है। इंट्रा एएस का क्या मतलब है कि उस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं या राउटर्स हैं
वो आपस में कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे राउटिंग इंप्लीमेंट करने के लिए, वो बेसिकली इंट्रा एएस राउटिंग होती है। इंटर एएस राउटिंग होती है कि मल्टीपल एएस जो है वो गेटवे राउटर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और आपस में एक दूसरे के बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, यानी एक ऑटोनमस सिस्टम ने दूसरे को बताना है कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन मेरे थ्रू रीचेबल है एंड एट व्हाट कॉस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज होगी ये बेसिकली इंटर एएस राउटिंग कहलाती है। यानी इंटर का मतलब है बिटवीन मल्टीपल एएस और इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम ऑटोनमस सिस्टम। तो जब भी राउटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आप पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग अ ग्राफ। और इसकी वजह क्या होती है कि आपने जो भी राउटिंग करनी है, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने हैं, अगर आपने अपने नेटवर्क को एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है तो फिर जितने भी जो पाथ फाइंडिंग और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने वाले एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी में, वो सारे अपने आप इस डोमेन में, इस राउटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट ना करें नेटवर्क को, तो आपके पास जो वास्ट लिटरेचर अवेलेबल है ग्राफ थ्योरी का, जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ और पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम है, उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए आप नेटवर्क को एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ में जो है आपके जितने भी नेटवर्क के राउटर्स हैं वो बेसिकली नोड बन जाएंगे, और उन राउटर्स के बीच में जितने भी कनेक्शन हैं, डायरेक्ट लिंक्स हैं, वो बेसिकली आपके इस ग्राफ, इस आपके जो नेटवर्क के अंदर राउटर्स के बीच में डायरेक्ट लिंक्स हैं, वो इस ग्राफ के अंदर एजेस बन जाती हैं, ठीक है। और कॉस्ट की जब आप बात करते हैं तो कॉस्ट बेसिकली आपको बता रही होती है कि एक राउटर से दूसरे राउटर तक जो डायरेक्ट एज है उसकी क्या कॉस्ट है। ये कॉस्ट 1 भी हो सकती है। 1 का मतलब है कि हर एज को आप इक्वल कॉस्ट असाइन कर रहे हैं, और इन दैट केस अगर आपने राउटिंग करनी है और आपने एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो वो बेसिकली नंबर ऑफ हॉप्स को मिनिमाइज करना होगा। एज अपोज टू दैट दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि आप कॉस्ट को ऐसे सेट कर सकते हैं कि इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द बैंडविड्थ अवेलेबल ऑन दैट लिंक, या फिर इनवर्सली रिलेटेड टू कंजेशन ऑन दैट लिंक। यानी एक लिंक है उस पर बैंडविड्थ बहुत हाई है, ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर बहुत हाई बैंडविड्थ है तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, ताकि जो राउटिंग एल्गोरिथम है वो उस लिंक को इस्तेमाल करे पाथ के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर बैंडविड्थ बहुत कम है तो उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप बेसिकली राउटिंग एल्गोरिथम को डिटर कर रहे हैं कि इस लिंक को अपने पाथ में अगर हो सके तो इस्तेमाल ना करना, क्योंकि इस पर बहुत ही कम बैंडविड्थ अवेलेबल है, इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो एज कॉस्ट हो गई। दूसरी कॉस्ट होती है पाथ कॉस्ट, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। तो वो बेसिकली जितनी भी एजेस होंगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, हर एज की कॉस्ट को आप आपस में ऐड कर दें तो जो एंड पे एग्रीगेट कॉस्ट बनती है वो बेसिकली आपकी पाथ कॉस्ट होती है। तो एक ही क्वेश्चन होता है कि आपने बेसिकली राउटिंग एल्गोरिथम का काम क्या होता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन आपके जितने भी मल्टीपल पॉसिबल पाथ्स हैं, राउटिंग एल्गोरिथम का काम होता है कि उनमें से लीस्ट कॉस्ट पाथ को फाइंड करना, और फिर जितनी भी ट्रांसमिशन बिटवीन दैट पेयर होगी या सोर्स डेस्टिनेशन होगी वो उस पाथ के थ्रू होगी। ऑलराइट क्लास, तो राउटिंग एल्गोरिथम्स को क्लासिफाई करने के दो ब्रॉड लेवल पे तरीके हैं। पहला सवाल तो ये होता है कि आपने जो एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है वो ग्लोबल होगा कि वो डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करेगा। ग्लोबल का मतलब है कि आपके नेटवर्क में जितने भी राउटर्स हैं, हर राउटर के पास कंप्लीट टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन होगी, यानी हर राउटर को पता होगा कि और कौन कौन से राउटर उस नेटवर्क पे हैं, और हर राउटर को पता होगा कि जो जितने भी राउटर्स के बीच में लिंक्स हैं, डायरेक्ट लिंक्स, उनकी कॉस्ट क्या है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ये हर राउटर के पास अवेलेबल होगी। इन एल्गोरिदम्स को लिंक स्टेट एल्गोरिदम कहते हैं, और ये एल्गोरिदम जो है ये यूजुअली इंट्रा एएस राउटिंग में इस्तेमाल करते हैं। इंट्रा एएस का मतलब है कि विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। और उसकी क्या वजह है कि जब आपने हर राउटर के पास हर राउटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है,
और हर लिंक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो वो छोटे स्केल पे तो किया जा सकता है, पर अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे ले आए, यानी इंटरनेट स्केल पे अगर ये काम करने की कोशिश करें जिसपे लाखों बिलियन राउटर होंगे और उनके बीच में बिलियन एजेस होंगी, तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा स्टेट मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अगर आपने ग्लोबल इंफॉर्मेशन वाली अप्रोच को इस्तेमाल करना है या लिंक स्टेट एल्गोरिथम को, तो वो विद इन अ नेटवर्क आप करते हैं, आप इंटरनेट स्केल पे नहीं करते। एज अपोज टू दैट दूसरी जो टेक्निक है वो डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करती है। इन दिस केस क्या होता है कि हर राउटर को अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स का पता होता है, नंबर वन। नंबर टू, नेबर्स ने अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है तो उस इंफॉर्मेशन का राउटर को पता होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। और ये आइटरेटिव प्रोसेस है, जब भी नेबर के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो नेबर जो है अपने जिनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा, और जिस चीज को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो डिसाइड करेगा कि अब जो डेस्टिनेशन है जो कि इस नेबर के थ्रू रीचेबल थी, उसकी कॉस्ट चेंज हुई अगर, तो अब वो नई कॉस्ट क्या है और आया वो शॉर्टेस्ट कॉस्ट है, लीस्ट कॉस्ट पाथ है कि नहीं है, ठीक है। तो इसकी हम डिटेल देखते हैं, पर कहने का मतलब है कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में आपके पास कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके पास हर नोड के पास सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि नेबर्स ने शेयर की है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इस अप्रोच को डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम कहते हैं, और ये जो है मेनली इंटर एएस राउटिंग में इस्तेमाल होता है, बेसिकली इंटरनेट स्केल्स पे, कि आपके मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो हर ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा कि कौन सी डेस्टिनेशन मेरे रीचेबल है एंड एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी, यानी ऑटोनोमस सिस्टम जो है दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को ये नहीं बताएगा कि मेरे नेटवर्क के अंदर कौन कौन से राउटर्स हैं और उनके बीच में कौन कौन सी एजेस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन छुपी होगी। क्या इंफॉर्मेशन दूसरे एएस के साथ शेयर की जाएगी, तो वो सिर्फ ये होगा कि मेरे थ्रू कौन से आईपी एड्रेसेस रीचेबल है एंड एट व्हाट कॉस्ट, बस। किस तरीके से रीचेबल है, किस पाथ के थ्रू, किस लिंक के थ्रू, वो सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, ठीक है। तो ये एक तरीका है राउटिंग एल्गोरिथम को क्लासिफाई करने का। दूसरा जो तरीका है वो है कि आपका एल्गोरिथम स्टैटिक है, आपकी राउटिंग स्टैटिक है कि डायनामिक है। स्टैटिक का मतलब है कि राउट्स जो है वो दे चेंज स्लोली ओवर टाइम, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी शॉर्ट टाइम स्केल में ये फिक्स्ड होंगे, और इट इज पॉसिबल कि आपका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो डायरेक्टली हार्ड कोड कर दे कि क्या राउट, क्या पाथ जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। तो ये स्टैटिक राउटिंग होती है। एज अपोज टू दैट डायनामिक राउटिंग क्या होती है कि आपके राउट्स जो है, आपके पाथ वो मोर फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे, ठीक है, और जब भी कुछ चेंज होती है तो पीरियोडिकली ये इंफॉर्मेशन जो है इसके थ्रू राउटर्स जो हैं वो अपडेट कर लेंगे अपने आप को, और एक बार राउटर अपडेट हो गए तो वो दोबारा से रीअसेस करेगा कि मेरा जो पाथ था फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, अब उसकी अगर कॉस्ट चेंज हुई है तो आया मैंने वही पाथ फॉलो करना है या कोई और पाथ फॉलो करना है, ठीक है। तो जो डायनामिक राउटिंग होती है ये क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं पाथ, तो इसलिए इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्व नहीं होता। ये राउटर्स आपस में खुद ही अपना प्रोटोकॉल रन करके डिटरमिन कर लेते हैं कि हमने क्या पाथ फॉलो करना है, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है लिंक स्टेट एल्गोरिथम का, और इसमें हम डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम में क्या होता है कि हर नोड को के पास कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन होती है। हर नोड को पता होता है कि कौन कौन से राउटर्स नेटवर्क पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन राउटर्स के बीच में कौन कौन सी एजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, और हर एज की क्या कॉस्ट है, और ये इंफॉर्मेशन कैसे सारों के पास अवेलेबल होती है। तो बेसिकली लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट है कि हर राउटर जो है अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन सारों को ब्रॉडकास्ट कर देता है, और जब हर राउटर के पास हर राउटर की लिंक इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली एक ग्राफ बना लेते हैं, जिस ग्राफ से उन्हें पता लग जाता है कि कौन कौन सी एजेस हैं और कौन कौन सी नोड्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम में हर नोड के पास
सेम इंफॉर्मेशन होगी। यानी एक राउटर के पास अगर एक टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन है तो उस नेटवर्क पे अगर कोई और राउटर है तो उसके पास भी वही टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन होगी, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि डाइक्सटा's एल्गोरिथम किसी एक सोर्स के ऊपर रन कर रहा होता है, बेसिकली हर राउटर पे रन करेगा। ठीक है, जितने राउटर्स हैं उस नेटवर्क पे, हर राउटर पे डाइक्सटा's एल्गोरिथम रन कर रहा होगा। ठीक है, पर होगा क्या कि एक नोड जो है वो अपना राउटिंग एल्गोरिथम रन करेगी और बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड करेगी कि मेरा अपना फॉरवर्डिंग टेबल क्या बनना चाहिए। यानी मैंने जिन जिन डेस्टिनेशन को पैकेट सेंड कर सकती हूँ, मैं अपने किस नेबर के थ्रू सेंड करूंगी। ठीक है, तो एक नोड ये डिसाइड करती है यूजिंग इट्स ओन डाइक्सटा's एल्गोरिथम, उस नेटवर्क पे जो दूसरी नोड होगी वो अपना डाइक्सटा's एल्गोरिथम रन करके वो अपने लिए डिसाइड कर रही होगी कि मैंने बाकी डेस्टिनेशन को अगर पैकेट सेंड करना है तो मैं किस नेबर के थ्रू रन करूंगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक नेटवर्क में n राउटर एग्जिस्ट करते हैं तो उस नेटवर्क पे n डाइक्सटा's एल्गोरिथम रन कर रहे होंगे, हर राउटर के लिए अलग, और हर राउटर अपना अलग डिसाइड कर रहा होगा कि मेरा फॉरवर्डिंग टेबल कैसे पॉपुलेट हो। ठीक है, और डाइक्सटा's एल्गोरिथम आइटरेटिव है, विच मींस कि k आइटरेशन के बाद एक राउटर को पता लग जाता है कि उस नेटवर्क पे जो k अदर राउटर्स हैं, k अदर डेस्टिनेशंस हैं, उन तक लीस्ट कॉस्ट पाथ क्या होगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ राउटर्स n है तो दैट मीन्स कि आपकी एक नोड पे अगर डाइक्सटा's एल्गोरिथम रन कर रहा है तो उसकी n आइटरेशन होंगी, जिसके बाद उसे पता लग जाएगा कि हर नोड तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बिल्कुल ही ब्रॉड लेवल पे अगर बात करें डाइक्सटा's एल्गोरिथम की, और इसकी डिटेल हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे अभी, तो ब्रॉड लेवल पे क्या होता है कि लेट्स सपोज एक नोड पे आपने एल्गोरिथम रन करना है, तो बाकी जितनी नोड्स हैं वो अनविजिटेड नोड्स मार्क हो जाएंगी, विच मीन कि उन नोड्स तक हमें कोई भी पाथ नहीं पता। ठीक है, और हमने डाइक्सटा's एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हुए अनविजिटेड नोड्स तक पाथ फाइंड करने हैं। ठीक है, और इन नोड्स का एक सेट बन जाएगा विच इज द अनविजिटेड सेट, और जो सोर्स नोड है जिसपे एल्गोरिथम रन कर रहे हैं वो बेसिकली करंट नोड होगी, और करंट नोड तक जो हमें पाथ है, यानी सोर्स जिसके ऊपर आप एल्गोरिथम रन कर रहे हैं उस तक जो पाथ होता है उसकी कॉस्ट 0 होती है बाय डिफॉल्ट। ऑलराइट, अब होगा क्या कि करंट नोड पे आपने रन किया है, तो आप डिसाइड करेंगे कि इस करंट नोड से कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं। ठीक है, उन सारों तक आप कॉस्ट फाइंड करेंगे, टेंटेटिव कॉस्ट, और डिसाइड कर लेंगे कि उनमें से शॉर्टेस्ट कॉस्ट वाली नोड कौन सी है, और उसे आप विजिटेड सेट में ले आएंगे। और जब वो विजिटेड सेट में आ जाएगा तो अब आप देखेंगे कि ये जो नई नोड आई है विजिटेड सेट में, इसके साथ कौन कौन सी नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड थी, और उन तक जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को अब आप रीवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, बेसिकली ब्रॉड लेवल पे ये हो रहा है कि आपने हर आइटरेशन के एंड पे आपके पास क्या होगा कि जो विजिटेड सेट है उसमें कुछ नोड्स होंगी, और उन नोड्स के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं वो अनविजिटेड नोड्स हैं, उनका जो कॉस्ट है उसे आपने री कैलकुलेट करना है, और उसमें से जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट होगी वो आप अगली आइटरेशन में विजिटेड सेट में ले आएंगे, और ये प्रोसेस रिपीट होता है बेसिकली। इसका एक एक्चुअल रनिंग एग्जांपल देखते हैं ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। तो लेट्स सपोज आपके पास एक नोड u है, और u से आपने बाकी सारी नोड्स तक शॉर्टेस्ट कॉस्ट फाइंड करनी है, और आपने फाइंड करने के ये कॉस्ट किस राउटर के थ्रू रीचेबल है। ठीक है, ऑलराइट, तो अब क्या होगा, लेट्स सपोज सबसे पहले विजिटेड सेट में नोड u होगी और u तक अपनी कॉस्ट 0 है। अब आप देखेंगे कि u से x तक जो कॉस्ट है वो 5 है, और वो ठीक है, u से w तक जो कॉस्ट है वो 3 है, और u से v तक जो कॉस्ट है वो 7 है, और वो किस राउटर के, यानी ये डिस्टेंस 7, 3 और 5 आ गए, और वो किस राउटर के थ्रू रीचेबल है, तो वो डायरेक्टली u के साथ कनेक्टेड है तो वो u के थ्रू रीचेबल है।
यानी आप u से v को भेजेंगे तो कॉस्ट 7 पड़ेगी, u से w को भेजेंगे कॉस्ट 3 पड़ेगी, u से x को भेजेंगे तो कॉस्ट 5 पड़ेगी। y और z तक आपको अभी पाथ नहीं पता क्योंकि वो डायरेक्टली u के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आप उनकी कॉस्ट को इनफाइनाइट रख लेते हैं। ओके, तो ये पहला आइट्रेशन है। इसमें आप डिसाइड करते हैं कि शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या है, लीस्ट कॉस्ट 3 है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अगली आइट्रेशन में जो विजिटेड सेट है उसमें u था पहले, अब आप w को ले आएंगे। अब इस चीज का क्या मतलब है कि w तक आपको शॉर्टेस्ट पाथ पता है, वो थ्रू u है और उसकी कॉस्ट 3 है। अब आप w को दोबारा इवेल्युएट नहीं करेंगे। अब अगली आइट्रेशन में क्या होगा कि आपको पता है कि w जो है वो विजिटेड में आ गया, तो अब आप देखते हैं कि w के साथ जो नोड्स कनेक्टेड है उनकी कॉस्ट को रीवैल्यूएट किया जाए। यानी v जो है w के साथ कनेक्टेड है और w की जो कॉस्ट है वो 3 है और w की जो अपनी कॉस्ट है वो भी 3 थी। तो अगर आप u से v तक जाएं थ्रू w तो आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी, 3 + 3 यानी 6। तो क्योंकि 6 7 से कम है, 7 ओरिजिनल कॉस्ट थी बाय द वे, तो 6 क्योंकि 7 से कम है तो इसलिए आप अपडेट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। आप कहते हैं कि v तक जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट है दैट इज 6 एंड दैट इज रीचेबल थ्रू w। यानी ये इंफॉर्मेशन आपने अब चेंज कर दिया। w पे आ जाए, w तक क्योंकि आपको ऑलरेडी शॉर्टेस्ट कॉस्ट पता है तो आप उसको रीवैल्यूएट नहीं करते, आप उसे इग्नोर कर देते हैं। x पे आ जाए, x जो है w के साथ कनेक्टेड है, यस। तो आप क्या करेंगे, अब आप कैलकुलेट करेंगे कि wx लिंक की कॉस्ट क्या है विच इज 4 प्लस w की अपनी कॉस्ट क्या थी विच वाज 3। तो 4 + 3 जो है दैट कम्स टू 7 और 7 जो है इट इज मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट विच वाज 5। यानी आप u से x तक डायरेक्ट कॉस्ट अगर लिंक इस्तेमाल करें तो उसकी कॉस्ट 5 पड़ती है और अगर आप w के थ्रू इस्तेमाल करें तो उसकी कॉस्ट 7 पड़ती है। तो क्योंकि 7 ज्यादा है आप उसे इग्नोर कर देंगे। आगे आ जाए, u से y तक कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, पर अब क्योंकि विजिटेड सेट में w आ गया है तो अब आप देखते हैं कि w तक कॉस्ट क्या है दैट इज 3 और w से y तक कॉस्ट क्या है दैट इज 8। तो 8 + 3 11 हुआ। आप इसको अपडेट कर देंगे, यानी अगर y को आपने कोई पैकेट भेजना है तो उस तक जो पाथ है उसकी कॉस्ट, अभी तक जो कॉस्ट हमें पता है बेस्ट पॉसिबल, वो 11 है एंड दैट इज थ्रू w। z पे आ जाए, w जो है z के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है, आप उसे वैल्यूएट नहीं करते, उसकी कॉस्ट अभी भी इनफाइनाइट है। अब अगली आइट्रेशन में क्या होगा, आप देखेंगे कि इन सारों में से लीस्ट कॉस्ट क्या है एंड दैट इज 5। तो अगली आइट्रेशन में आप क्या करते हैं, आप x को विजिटेड सेट में ले आते हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि अब तक हमें u, w और x तक शॉर्टेस्ट पाथ पता है। अब x जब आ जाएगा इस विजिटेड सेट में, अब आप देखते हैं कि x के साथ जो नोड्स कनेक्टेड हैं उनमें कोई चेंज हो रही है कॉस्ट में। तो आप देखते हैं कि x के साथ v कनेक्टेड नहीं है तो v को आप हाथ नहीं लगाएंगे। w पे आ जाए, w तक आपको ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ पता है, उसे आप इग्नोर कर दें। x पे आ जाए, उस तक आपको शॉर्टेस्ट पाथ ऑलरेडी पता है, उसे भी इग्नोर कर दें। y पे आ जाए, y x के साथ कनेक्टेड है और y की कॉस्ट थ्रू x क्या है, तो दैट इज 7 प्लस x की जो कॉस्ट है विच इज 5। तो 7 + 5 कितना हुआ, 12 हो गया। और y की अब तक जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट है वो 11 है। तो 11 क्योंकि 12 से कम है, आप y को अपडेट नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि हमें ऑलरेडी अभी तक जो पाथ पता है वो शॉर्टेस्ट है, x के थ्रू जो पाथ बन रहा है उसकी वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। z पे आ जाए,
z की अभी तक कॉस्ट इनफाइनाइट थी। अब x के थ्रू अगर आप देखें तो x z का जो लिंक है उसकी कॉस्ट 9 है, तो आप देखते हैं कि 9 प्लस x की अपनी कॉस्ट विच इज 5, तो ये जो कॉस्ट है ये बेसिकली 14 बन रही है। तो 14 क्योंकि इनफाइनाइट से कम है, तो आप कहते हैं कि z तक जो अभी तक पाथ है वो थ्रू x है और उसकी कॉस्ट 14 है। और बाय द वे अभी तक ये पाथ जो है ये टेंटेटिव होते हैं, फाइनलाइज कब होता है जब इनमें से कोई नोड जो है वो विजिटेड सेट में आ जाए। जब विजिटेड सेट में आ जाए तब हमें पता होता है कि अब इस नोड का पाथ हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ, और इससे बेहतर पाथ हमें नहीं मिलेगा इस ग्राफ में। ऑलराइट, तो अगली इटरेशन में आप क्या करेंगे कि इनमें से मिनिमम कॉस्ट देखते हैं विच इज 6। तो अगली इटरेशन में v जो है वो विजिटेड सेट में आ जाएगा, और आपको पता है कि v की अब शॉर्टेस्ट कॉस्ट 6 है एंड दैट इज थ्रू w। ऑलराइट, अब आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि v से जितनी नोड्स कनेक्टेड हैं उनमें कोई कॉस्ट चेंज हो रही है, तो v के साथ सिर्फ y कनेक्टेड है। तो आप देखते हैं कि y की ओरिजिनल कॉस्ट 10 है, सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट 11 थी, और अगर v के थ्रू जाएं तो वो कॉस्ट बनती है 4 प्लस 6 विच इज 10। तो 10 क्योंकि 11 से कम है तो आप अपडेट कर देते हैं, आप कहते हैं कि y तक जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट अब तक है वो 10 है एंड दैट इज रीचेबल थ्रू v। z पे आ जाए, z जो है v के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं है, तो इसलिए z को आप इग्नोर कर दें। अगली आइट्रेशन में आ जाए, इन दोनों में से शॉर्टेस्ट पाथ जो है, शॉर्टेस्ट कॉस्ट किसकी है, तो v की है, सॉरी y की है थ्रू v, और उसकी कॉस्ट 10 है। तो अब आप क्या करेंगे, y को भी विजिटेड सेट में ले आएंगे। अब आप z को इवेल्युएट करते हैं, यानी z की जो अब तक की कॉस्ट थी वो 14 थी थ्रू x। अब आप कैलकुलेट करते हैं कि y के थ्रू इसकी कॉस्ट क्या बनती है, क्योंकि y जो है वो अब विजिटेड सेट में आ गया, तो वो कॉस्ट बेसिकली बन रही है y की कॉस्ट विच इज 10 प्लस 2, तो टोटल कॉस्ट 12 बन रही है इसकी। तो क्योंकि 12 इज लेस देन 14, तो आप क्या करते हैं, आप इसे अपडेट कर देते हैं, आप कहते हैं कि z जो है इट इज रीचेबल थ्रू y एट ए कॉस्ट ऑफ 12, तो ये आपकी नई एंट्री होगी। और फाइनली आप क्या करेंगे, एंड पे z जो है वो भी विजिटेड सेट में आ जाएगा, और अब आपका एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। यानी अब आपको पता है, आपको क्या, आपको दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पता है। नंबर वन कि हर नोड जो है उस तक आपका शॉर्टेस्ट पाथ कॉस्ट क्या है, यानी u से v तक कॉस्ट 6 है, u से w तक कॉस्ट 3 है, u से x तक कॉस्ट 5 है, u से y तक कॉस्ट 10 है, और u से z तक कॉस्ट 12 है। और दूसरी बात जो आपको पता लगती है कि ये किस नोड के थ्रू रीचेबल है, यानी w के थ्रू v रीचेबल है, u के थ्रू w रीचेबल है, u के थ्रू x रीचेबल है, v के थ्रू y रीचेबल है, और y के थ्रू z रीचेबल है शॉर्टेस्ट कॉस्ट पे। एक बात याद रखें कि डायस्टर एल्गोरिथम में टाइज एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो आपने डिसाइड करना होता है कि टाई को कैसे ब्रेक करना है। और आप एक तरीका होता है कि जो अगर आपकी दो राउटर हैं जिनके थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, तो उनमें से जिस राउटर की आईडी लोअर वैल्यू है, यानी x और w में से w लोअर वैल्यू है, तो आप उसको इस्तेमाल कर लें फॉर एग्जांपल। पर कोई और आपने अगर टाई को ब्रेक करने का तरीका इस्तेमाल करना है तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको एक दफा ये टेबल मिल गया है, अब आप क्या करते हैं, आप शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बना लेते हैं। कैसे, आखिरी नोड से उसकी जो पीछे वाली नोड है उसको, उससे आप पाथ ट्रेस करते हैं। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि z से आप ट्रेस करेंगे कि z से y, z जो है y के थ्रू रीचेबल था, y जो है v के थ्रू रीचेबल था, v जो है w के थ्रू रीचेबल है, w u के थ्रू रीचेबल है, और सिमिलरली x जो है वो भी u के थ्रू रीचेबल है। तो ये आपका एक ट्री बन गया।
यानी इस ट्री का क्या मतलब है, अगर आपने कोई पैकेट भेजना है एक्स को तो आप इस लिंक पे फॉरवर्ड कर देंगे, अगर आपने डब्ल्यू को भेजना है तो आप इस लिंक पे फॉरवर्ड करेंगे, अगर आपने वी को भेजना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसके थ्रू भेजें या इसके थ्रू भेजें, बल्कि और भी ऑप्शन है, इसके थ्रू भी भेज सकते हैं, इसके थ्रू भी भेज सकते हैं, पर आप कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, आप ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, यानी यू डब्ल्यू को फॉरवर्ड करेगा और डब्ल्यू वी को फॉरवर्ड कर देगा। सिमिलरली वाई को अगर आपने पैकेट फॉरवर्ड करना है तो आप यू को भेजेंगे, सॉरी डब्ल्यू को भेजेंगे, डब्ल्यू वी को भेजेगा और वी से वाई रीचेबल है। और सिमिलरली अगर आपने कोई पैकेट जी को भेजना है तो वो आपको इस चीज से पता लग जाता है कि आप डब्ल्यू को फॉरवर्ड करें, डब्ल्यू वी को फॉरवर्ड कर देगा, वी से वाई और वाई से जी तक पहुंच जाएगा। और आखिरी पॉइंट है कि आपका जो यू, ये डायरेक्शनल एल्गोरिथम बाय द वे हमने यू पे रन किया था, जो मैंने पहले आपको कहा। तो यू पे रन करने का मतलब है कि यू के पास आपका एक फॉरवर्डिंग टेबल एग्जिस्ट कर रहा होगा, और फॉरवर्डिंग टेबल का क्या मतलब होगा, उसमें एंट्री होगी कि अगर वी को रीच करना है तो यू डब्ल्यू लिंक पे पैकेट फॉरवर्ड कर दो, डब्ल्यू को रीच करना है तो यू डब्ल्यू पे फॉरवर्ड करो, एक्स को रीच करना है तो यू एक्स लिंक पे फॉरवर्ड कर दो, वाई को रीच करना है तो यू डब्ल्यू पे फॉरवर्ड कर दो, यानी इस लिंक पे फॉरवर्ड करोगे तो पैकेट वाई तक पहुंच जाएगा, और जी को फॉरवर्ड करना है तो वो भी यू डब्ल्यू लिंक के ऊपर पैकेट फॉरवर्ड कर दो। तो ये बेसिकली इस तरीके से फॉरवर्डिंग टेबल आपका पॉपुलेट हो जाएगा। ये हमने एक डायरेक्शनल एल्गोरिथम का ड्राई रन किया है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि हर आइटरेशन में हम बेसिकली एक नोड सेलेक्ट करते हैं जिसकी शॉर्टेस्ट कॉस्ट पता है हमें, और वो हम विजिटेड सेट में ले आते हैं, और उस नोड के साथ जो बाकी नोड्स कनेक्टेड हैं, अब हम उन नोड्स का कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट क्या बन रही है, तब तक कॉस्ट क्या थी और इस शॉर्टेस्ट नोड के थ्रू कॉस्ट क्या है, और उसमें से जो नई कॉस्ट बन जाती है जो कि शॉर्टेस्ट है वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये ब्रॉड लेवल पे एक डायरेक्शनल एल्गोरिथम का की वर्किंग थी। ऑलराइट क्लास, आज का जो आखिरी डिस्कशन पॉइंट है वो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है, और उसमें हम बेलमैन फोर्ड देखेंगे। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी हर नोड जो है वो आपके पास बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि आपको कंप्लीट टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, आपके पास सिर्फ दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। नंबर वन कि आपकी जो नेबरिंग नोड्स है आपके उनके साथ क्या कॉस्ट है लिंक की, नंबर टू उन नेबरिंग नोड्स ने अगर आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है, एक्सचेंज की है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स इट, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस होता क्या है। यानी इस एग्जांपल में लेट सपोज आप देखना चाहते हैं कि U से लेके Z तक आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है यूजिंग बेलमैन फोर्ड। तो पहली चीज तो ये है कि आपको पता है कि V से लेके, लेट सपोज V ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया था कि उसका अपना Z तक जो पाथ है शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ क्या है। लेट सपोज V ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया था और वो पाथ ये है, इसकी कॉस्ट 5 है और थ्रू x जा रहे हैं लेट सपोज। ठीक है, तो यानी V से लेके Z तक जो डिस्टेंस है वो 5 है। दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो U को पता है, और ये बाय द वे ये इंफॉर्मेशन V ने U के साथ शेयर कर ली है, यानी V ने U को बता दिया है कि मेरे थ्रू अगर Z तक पहुंचना है तो उसकी कॉस्ट 5 है। और दूसरी बात जो U को पता है वो ये है कि U की V तक डायरेक्ट कॉस्ट 2 है। ठीक है, दूसरा जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन U के पास है वो ये है कि U से X तक डायरेक्ट कॉस्ट 1 है, और X से अगर Z तक जाना है तो X ने U को बता दिया कि मेरे से लेके Z तक जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट है वो 3 है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन U को पता है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस U कैसे डिटरमिन करेगा Z तक, तो U देखेगा कि V से अगर वो Z तक पैकेट पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी 5, यानी V से Z तक +2, तो यानी कॉस्ट थ्रू V जो है वो 7 है।
सिमिलरली यू को पता है कि अगर वो एक्स के थ्रू पैकेट फॉरवर्ड करता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी 1, यानी ये +3, यानी ये जो पूरी एक्स की अपनी कॉस्ट थी, पाथ कॉस्ट। तो अब क्या होगा कि यू डिटरमिन कर लेते हैं कि वी के थ्रू उसकी शॉर्टेस्ट कॉस्ट 7 है और एक्स के थ्रू उसकी शॉर्टेस्ट कॉस्ट 4 है। तो ओवरऑल जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है एक्स का टू जी, वो एक्स के सॉरी यू का जो जी तक शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ है वो एक्स के थ्रू होगा और उसकी कॉस्ट 4 होगी। तो ये बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का क्रक्स है। यानी एक टॉय एग्जांपल हमने लिया है और उससे हमने शो किया है कि यू की नेबरिंग नोड्स ने क्या इंफॉर्मेशन शेयर की यू के साथ, और उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए यू ने कैसे डिसाइड किया कि मुझे शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ क्या मिल रहा है और किस नोड के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस बेलमैन फोर्ड का की आइडिया क्या है कि हर नोड जो है वो अपना एक डिस्टेंस वेक्टर मेंटेन करती है। डिस्टेंस वेक्टर का क्या मतलब है कि उस नोड को जितनी डेस्टिनेशंस तक कॉस्ट पता है वो मेंटेन कर लेती है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन जो है, ये जो डिस्टेंस वेक्टर है, जब भी इस डिस्टेंस वेक्टर में कोई चेंज होगी तो वो नोड क्या करेगी, उस डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट करेगी और अपने जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उन सारों को वो डिस्टेंस वेक्टर दे देगी। अब जिस जिस नोड को वो डिस्टेंस वेक्टर एडवर्टाइजमेंट मिलता है, ये डिस्टेंस वेक्टर रिसीव होता है, वो नोड क्या करेगी, वो नोड देखेगी कि इस नेबर के थ्रू में जिस जिस डेस्टिनेशन को रीच कर रही थी उसमें कॉस्ट चेंज तो नहीं हुई। अगर चेंज हुई है, अगर कम हुई है तो एक्सीलेंट, अगर कॉस्ट ज्यादा हो गई है तो अब वो नोड देखेगी कि मैं मेरे बाकी जो नेबर है उनके थ्रू अगर मैं जाती हूँ तो कॉस्ट कम तो नहीं होती, अगर होती है तो वो इंफॉर्मेशन अपडेट कर ले। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या इन शॉर्ट कि जब भी किसी नेबर से डिस्टेंस वेक्टर मिलेगा तो वो नोड जो है अपने डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट कर देगी कि ये शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ को मुझे नया तो नहीं मिला, अगर मिला है तो डिस्टेंस वेक्टर को चेंज कर दो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। और बाय द वे क्लास, ये जो कॉस्ट चेंज करने की हम बात कर रहे हैं तो कॉस्ट चेंज करने का क्या मतलब है, यानी फॉर एग्जांपल एक नोड किसी और नोड के साथ कनेक्टेड थी, ठीक है, और वो लिंक जो है लेट्स सपोज वो लिंक क्रैश कर गया, तो अब वो जो कॉस्ट थी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है कॉस्ट चेंज होने का। दूसरा एग्जांपल देखें कि वो एक लिंक था जिसपे बैंडविड्थ लेट्स सपोज 10 गीगाबिट पर सेकंड की थी। अब जो है यहाँ तो उस लिंक के ऊपर कंजेशन बहुत ज्यादा हो गई है, जहां उस लिंक के ऊपर कोई पार्शियल फेलियर हुआ है जिसकी वजह से 10 गीगाबिट पर सेकंड की बजाय आपके पास सिर्फ 1 गीगाबिट पर सेकंड अवेलेबल है। तो इन दैट केस टू आपकी जो कॉस्ट है वो अब चेंज हो गई है, यानी क्योंकि आपकी अवेलेबल बैंडविड्थ, अवेलेबल कैपेसिटी कम हुई है, तो इसका मतलब है कि उस लिंक की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर गई है। यानी ये इंफॉर्मेशन अब आप अपने नेबर्स के साथ शेयर कर लेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल है कॉस्ट के। दूसरा ये हो सकता है कि आपने कॉस्ट असाइन की थी बेस्ड ऑन जो उसकी प्राइस थी लिंक की, आप एक आईएसपी के थ्रू पैसे भेज रहे थे, उस आईएसपी ने अगर बिलिंग बढ़ा दी, उसने कहा कि मैं ज्यादा पैसे लूंगा, तो अब उस लिंक की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉस्ट चेंज करने का मतलब है। एनीवे, तो बेलमैन फोर्ड का एक ड्राई रन करते हैं। तो लेट्स सपोज जी आपकी टोपोलॉजी है, x जो है y और z के साथ कनेक्टेड है, y x और z के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और z जो है x और y के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस टोपोलॉजी में जब आप नेटवर्क को स्टार्ट करेंगे, जब राउटिंग एल्गोरिथम शुरू होगा, तो x के पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होगी कि x से y तक कॉस्ट क्या है विच इज 2, x से z तक डायरेक्ट कॉस्ट क्या है विच इज 7, और x से x तक अपनी कॉस्ट क्या है वो हम बाय डिफॉल्ट 0 रखते हैं। यानी अजम्पशन ये होती है कि नोड से अपने तक जो कॉस्ट है वो 0 है। ठीक है,
तो नोड x का जो टेबल है उसमें जो डिस्टेंस वेक्टर अवेलेबल है वो सिर्फ x का डिस्टेंस वेक्टर अवेलेबल है, और ये वेक्टर बता रहे हैं कि x से x तक कॉस्ट 0 है, x से y तक कॉस्ट 2 है, x से z तक कॉस्ट 7 है। y ने अभी तक कोई डिस्टेंस वेक्टर शेयर नहीं किया, इसलिए उसकी एंट्रीज को हम इनफाइनाइट कर देते हैं। z ने भी कोई डिस्टेंस वेक्टर शेयर नहीं किया, इसलिए उसकी एंट्रीज को भी हम इनफाइनाइट कर देते हैं। आगे आ जाए, नोड y के ऊपर जो टेबल पड़ा हुआ है उसमें x का डिस्टेंस वेक्टर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो उसे आपने इनफाइनाइट कर दिया। y का जो अपना डिस्टेंस वेक्टर है वो क्या है, वो है कि y से x तक कॉस्ट 2 है, y से y तक कॉस्ट 0 है, और y से g तक कॉस्ट 1 है। और सिमिलरली z का जो डिस्टेंस वेक्टर है वो भी इनफाइनाइट है, विच मीन कि अभी हमें नहीं पता। और बाय द वे क्लास एक बात याद रखें कि अगर x से y तक लिंक की कॉस्ट 2 है तो दैट मीन्स कि y से x तक जो लिंक है उसकी कॉस्ट भी 2 है, यानी ये जो लिंक है इसका मतलब है कि एक्स वाई डायरेक्शन में ट्रांसमिशन करें या वाई एक्स डायरेक्शन में ट्रांसमिशन करें, दोनों के केस में इस लिंक की कॉस्ट 2 है। ये नहीं है कि एक्स से वाई तक भेजना है तो 2 पड़ेगा और वाई से एक्स तक भेजना है तो कुछ और पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस लिंक की कॉस्ट बाई डायरेक्शनल है और वो कॉस्ट 2 है। ऑलराइट, तीसरा जो नोड है वो z है और उसके टेबल में भी x का डिस्टेंस वेक्टर इनफाइनाइट है, y का डिस्टेंस वेक्टर इनफाइनाइट है, और जो z का अपना डिस्टेंस वेक्टर है वो है कि z से x तक कॉस्ट 7 है, z से y तक कॉस्ट 1 है, और z से z तक कॉस्ट यानी ऑन टू इट्स अपने आप तक वो 0 है। ओके, तो ये आपका स्टार्ट हो गया। हर नोड के पास सिर्फ अपना डिस्टेंस वेक्टर अवेलेबल है। अब पहले आइटरेशन में क्या होगा कि जितनी भी नोड्स हैं वो अपना डिस्टेंस वेक्टर जो है अपनी नेबरिंग नोड्स के साथ शेयर करेंगी, यानी x जो है वो अपना डिस्टेंस वेक्टर y और z को फॉरवर्ड करेगा, y जो है वो अपना डिस्टेंस वेक्टर x और z को फॉरवर्ड करेगा, और z जो है वो अपना डिस्टेंस वेक्टर x और y को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो इस फॉरवर्डिंग पे क्या होता है, बाकियों को भी छोड़ें, अभी सिर्फ नोड x पे आ जाए। नोड x की अगली आइट्रेशन में क्या होगा कि उसके पास y का डिस्टेंस वेक्टर आ गया है 201 और z का डिस्टेंस वेक्टर आ गया है 701। यानी इस चीज का क्या मतलब है कि x को अब पता है कि y के थ्रू अगर मैं x को कोई पैकेट भेजता हूं तो उसकी कॉस्ट 2 है, y के थ्रू अगर मैं y को कोई पैकेट भेजता हूं तो उसकी कॉस्ट 0 है, और z के थ्रू अगर मैं सॉरी क्लास x को इस डिस्टेंस वेक्टर से पता है कि अगर वो x को पैकेट भेजते हैं थ्रू y तो उसकी कॉस्ट 2 है, अगर वो y को पैकेट भेजते हैं थ्रू y तो उसकी कॉस्ट 0 है, और अगर वो z को पैकेट भेजता है थ्रू y तो उसकी कॉस्ट 1 है। सिमिलरली उसे पता लग गया है कि अगर वो x को पैकेट भेजना चाहता है अपने आप को पर थ्रू z तो उसकी कॉस्ट 7 है, अगर वो y को पैकेट भेजना चाहता है थ्रू z तो उसकी कॉस्ट 1 है, और अगर वो z को पैकेट भेजना चाहते हैं थ्रू z तो उसकी कॉस्ट 0 है। अब इस चीज का क्या मतलब है, सबसे पहले x, अच्छा बाय द वे x से लेके अपने तो कॉस्ट 0 है तो वो तो मिनिमम है, उससे कम नहीं हो सकता, तो इसलिए वो इस चीज को इग्नोर कर देगा, इसे रीवैल्यूएट नहीं करेगा, उससे पता है कि मेरे से लेके मेरे तक कॉस्ट 0 है और वही रहेगी। अब वो इवैल्यूएट करता है कि y तक मिनिमम कॉस्ट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। यानी इस चीज का क्या मतलब है, x देखेगा कि y अगर वो y के थ्रू y को रीच करता है तो उसकी कॉस्ट क्या है, और अगर वो z के थ्रू y को रीच करता है तो उसकी कॉस्ट क्या है। यानी y के थ्रू वो y को रीच करता है, इस चीज का क्या मतलब है, x जो है y के थ्रू y को रीच करता है तो उसकी कॉस्ट होगी 2 कॉस्ट है x से y तक जाने की और 0 कॉस्ट है y से y तक जाने की, विच इज 2 + 0। और अगर वो z के थ्रू y को जाता है तो दैट वुड बी 7 जो कि x से z की कॉस्ट है
+1 जो कि z से y तक कॉस्ट है। तो यानी x अगर y के थ्रू y को रीच करता है तो उसकी कॉस्ट 2 है, और z के थ्रू y को रीच करता है तो उसकी कॉस्ट 8 है। इनमें से मिनिमम क्या है? 2 है, तो वो कॉस्ट चेंज नहीं हुई। यानी x अगर y को रीच करना चाहता है तो वो बेसिकली अपना जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक था उसी के थ्रू रीच करेगा, वो मिनिमम है। अब z पे आ जाए। z पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है डायरेक्टली थ्रू x, उसकी कॉस्ट 7 है, 7 + 0 जो कि z की अपनी कॉस्ट, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन है y के थ्रू जाए z तक। तो y से z की कॉस्ट 1 है, वो हमें इस डिस्टेंस वेक्टर से पता लगा है कि अगर y से वो z तक जाता है तो y z को भेजने के लिए 1 कॉस्ट लगेगी, और y को रीच करने की अपनी कॉस्ट क्या है? x की, सो दैट इज 2। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, x के पास एक ऑप्शन है कि वो z को रीच करे डायरेक्टली एट कॉस्ट 7, और दूसरी ऑप्शन है थ्रू y रीच करे एट कॉस्ट 2 + 1 विच इज 3। तो 3 मिनिमम है। x क्या करेगा? अपने डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट कर देगा, विच इज कि x को अब पता है कि मैंने z को रीच करना है, तो उसकी मिनिमम कॉस्ट 7 नहीं है, उसकी मिनिमम कॉस्ट 3 है, एंड दैट इज थ्रू y। ठीक है। तो ये जो है नोड x का जो अपना डिस्टेंस वेक्टर था वो चेंज हो जाएगा। नोड y जो है उसका डिस्टेंस वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो रीवैल्यूएट करता है और उसे नजर आ जाता है कि मेरी जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट टू x है वो 2 है डायरेक्टली, शॉर्टेस्ट कॉस्ट टू z है वो 1 है डायरेक्टली। अगर मैं x के थ्रू y को रीच करूँ, सॉरी x के थ्रू z को रीच करूंगा तो उसकी कॉस्ट 9 है विच इज मोर, और अगर z के थ्रू x को रीच करूंगा तो उसकी कॉस्ट 8 है विच इज मोर देन जो कि मेरी अपनी कॉस्ट थी। तो इसलिए नोड y का डिस्टेंस वेक्टर चेंज नहीं होगा। सिमिलरली नोड z पे आ जाएं, तो नोड z देखेगी कि y तक मेरी जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट है वो 1 है, उसे चेंज नहीं करेगा, पर x तक जो मेरी शॉर्टेस्ट कॉस्ट है वो पहली आइट्रेशन में 7 थी और वो डायरेक्टली कनेक्टेड थी। अगली आइट्रेशन में वो जब उसे y का डिस्टेंस वेक्टर मिलता है तो उसे पता लग जाता है कि अगर मैं y के थ्रू x को भेजूंगा तो y की अपनी कॉस्ट टू x 2 है और मेरी अपनी कॉस्ट टू y 1 है, तो दैट मीन्स कि मेरी कॉस्ट टू x थ्रू y 3 होगी। तो वो अपने डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट कर देते हैं, और अब नई कॉस्ट जो है वो x तक 3 है ना कि 7। ऑलराइट, तो ये दूसरी आइट्रेशन खत्म होगी। दूसरी आइट्रेशन के एंड पे क्या होगा कि नोड x देखेगी कि मेरा अपना डिस्टेंस वेक्टर इस आइट्रेशन में चेंज हुआ है, और नोड z देखेगी कि मेरा अपना डिस्टेंस वेक्टर इस आइट्रेशन में चेंज हुआ है। तो नोड x और z जो है वो अपने नेबर्स को डिस्टेंस वेक्टर शेयर कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, और नोड y जो है वो देखेगी कि मेरा अपना डिस्टेंस वेक्टर चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए नोड y क्या करती है, वो कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करती, वो चुप कर जाएगी कि मेरा डिस्टेंस वेक्टर चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैं कोई इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं करती। तो नोड y की आइट्रेशन खत्म हो गई है। अब अगली आइट्रेशन जो है वो सिर्फ नोड x और z के लिए होगी। नोड x इवेल्युएट करेगी, सॉरी क्लास एक मिनट, अगली आइट्रेशन में क्या होगा कि नोड x को नोड z से डिस्टेंस वेक्टर मिला है, नोड y से डिस्टेंस वेक्टर नहीं मिला, पर क्योंकि नोड z से डिस्टेंस वेक्टर मिला है तो वो रीवैल्यूएट करेगा और देखेगा कि मेरा अपना डिस्टेंस वेक्टर चेंज नहीं हो रहा। नोड y देखेगी कि मुझे x और z के डिस्टेंस वेक्टर मिले और बेस्ड ऑन दैट न्यू इन्फॉर्मेशन मेरा अपना डिस्टेंस वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, तो वो भी खामोश हो जाएगा। और नोड g भी देखेगी कि मुझे x और z से जो डिस्टेंस वेक्टर मिले हैं उससे नजर आ रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन मेरी अपनी चेंज नहीं हो रही। तो इसलिए अब क्या होगा कि तीसरी आइट्रेशन में क्योंकि तीनों नोड्स के डिस्टेंस वेक्टर चेंज नहीं हुए तो उनका जो अपना जो आइट्रेशन है वो खत्म हो जाएगी और जहां पे आपका प्रोटोकॉल एंड हो जाएगा। अब बेसिकली जैसे ही फ्यूचर में किसी का भी डिस्टेंस वेक्टर चेंज होता है तो उसकी वजह से दोबारा से एडवर्टाइजिंग होगी और फिर दोबारा से ये प्रोसीजर जो है वो रीरन होगा। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस